हमने एक टॉपिक कंप्लीट किया है समानता के अधिकार के अंतर्गत आरक्षण, जिससे क्योंकि हमारी क्लास का ये रूल है कि हम जो भी करंट चीज होगी उसको जरूर पढ़ेंगे। तो अभी आरक्षण का ही एक मुद्दा क्या है, महिला आरक्षण बिल। तो जरूरी है कि जैसे हमने आरक्षण पढ़ा है उसके हमने 330, 332, 33, 31, 34 सब वो वाले आर्टिकल भी हमने पढ़े हैं। तो महिला आरक्षण बिल कब किस कंडीशंस में लाया गया है, क्या अभी इसकी स्थिति है, क्या इसमें बाकी है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि ये जो संविधान संशोधन बिल है ये किस तरह से पारित होगा, क्योंकि देखिए संविधान संशोधन के जो तरीके हैं वो आप पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप ये बताएंगे कि ये किस मेथड में आता है, सब आप अपना आंसर करेंगे कि ये किस मेथड के अंदर ये संशोधन होगा, क्योंकि देखिए आपने सबने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रखा है और इसी तरह से अपने देखिए क्योंकि ये मेंस के लिए, प्री के लिए, हर पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए, हर तरीके से ये जो विधेयक आया है ये आपके लिए इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि देखिए एक तो ये खुद एक क्वेश्चन है लेकिन इससे जुड़े हुए 10 क्वेश्चन खड़े हो जाएंगे, ऐसे का टॉपिक इसको लेके बन सकता है आपका। इसलिए इसी तरह से अभी जैसे समझ लीजिए आपका मेंस नेक्स्ट ईयर में जिस मंथ में होता है उस टाइम के लिए ये जो अभी वाला पीरियड है ये शायद पुराना हो जाए। देखिए क्योंकि देखिए अभी पारित हुआ है, लगभग 20 दिन हुए होंगे इसको, तो इसलिए जरूरी है कि आप जब टाइम जिस टाइम जो चीज करंट चल रही हो उसको प्रिपेयर कर ले। इससे रिलेटेड ऐसे लिखें, महिलाओं से रिलेटेड कोई भी ऐसे है, और इनडायरेक्ट जैसे कि इसमें यूपीएससी में क्या इनडायरेक्ट ऐसे पूछे जाते हैं, तो किस तरह से एक महिलाओं की स्थिति को आप, महिलाओं की मतलब एक मानसिक स्थिति से आप किस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं इन चीजों को मानसिक। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब किसी एक वर्ग के साथ भेदभाव वाली स्थिति या पूर्ण प्रतिनिधित्व न होने की स्थिति होती है तो देखिए यूपीएससी किसी भी तरह से इससे कनेक्ट करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट टॉपिक उठा के पूछ ले, जरूरी है कि हो सकता है कि डायरेक्ट टॉपिक उठा के पूछ ले। तो इससे किस तरह से इनडायरेक्टली क्या क्या चीजें कनेक्ट हो सकती है आपको कनेक्ट करना है, बताइए, सब आंसर करिए कि किस मेथड से ये संशोधन होगा कंप्लीट, और क्या ये कंप्लीट हो गया है क्या, बताइए। थ्री 368 में भी तो मेथड्स हैं। देखिए राज्यों के पास से अभी नहीं आया है, ये राज्यों के पास सिग्नेचर होने बकाया है, इसके राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का बहुमत भी इसमें चाहिए, ठीक है। देखिए अभी आप देखते हैं कि अभी करंटली 23 मई 2023 को इनॉग्रेशन हुआ है किसका, नए संसद भवन का, ठीक है। और ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था, उसके तहत ही इसका निर्माण हुआ है, और एक पर्सन है विमल पटेल जो इसके वास्तुकार रहे हैं, ठीक है। और इसका रीजन एक रहा है कि जो लोकसभा सदस्य है, जो राज्यसभा सदस्य है, उनकी संख्याएं आगे 888 लोकसभा में और 384 राज्यसभा में होंगी, तो उस हिसाब से ये बनाया गया है, ठीक है, कि इतने लोग बैठ सकते हैं, ठीक है। और एक इससे जुड़ा हुआ एक और मुद्दा चर्चित रहा है कि इसमें संगोल को रखा गया है, जो क्या माना जाता है, जिसके ऊपर नंदी की प्रतिमा है, जिसको क्या माना जाता है, सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक मानते हैं।
ठीक है, 5 फीट हाइट है उसकी, और इसको रखा गया है वहाँ पर। तो और जो पुराना वाला जो संसद भवन है उसको अब नया नाम दे दिया गया, क्या है, संविधान सदन। संविधान सदन, ठीक है। तो उसमें पहला बिल ये रखा गया था, ठीक है। जीएस 2 के अकॉर्डिंग और पॉलिटी में भी ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। दूसरा, अभी आरक्षण से ये कनेक्ट भी होता है इसलिए, ठीक है। वुमेन रिजर्वेशन बिल, इसके बारे में पहले भी बहुत प्रयास किए गए हैं। अभी ये 128वां संविधान संशोधन बिल है और लोकसभा में ये पेश किया गया था, ठीक है। ये 2-3 चीजें आप इसकी लिख लें। पुराने वाले जो संसद भवन का नाम क्या रख किया गया है, संविधान सदन, ठीक है। और कौन सा विधेयक, कौन सा है ये, 128वां संविधान संशोधन नहीं है, 128वां बिल है ये। संविधान संशोधन बिल कितना नंबर है, 128। देखिए, इसका चर्चा में होने का रीजन ये है कि अभी ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने महिला आरक्षण विधेयक को इसको पारित किया है, और इसका एक नाम और है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। क्योंकि देखिए, दोनों नामों से आपको पूछा जा सकता है, तो आपको दोनों नाम इसके पता होना चाहिए। नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन विधेयक, ठीक है। ठीक, आगे चलिए। देखिए, ये जो विधेयक है वो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करता है। कितनी करता है, 1/3। वन थर्ड सीटें, और लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में। क्योंकि देखिए, मैं आपको पॉइंट एक एक करके इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपसे इसमें यही क्वेश्चन बनते हैं। पूरा डिटेल में पूरी क्लास जो मैटर बनाएगी वो, और छोटे छोटे क्वेश्चन जो इससे बन सकते हैं लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में। कितना आरक्षण देती है, 1/3, ठीक है। और इसमें एक स्पेशलाइजेशन ये है कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उन पे भी ये लागू होगा, ठीक है, कि SC ST सीटें इसमें मर्ज हो जाएंगी, ठीक। और इससे पहले भी ये बहुत बार इस पे विचार किया गया है। देखिए, सबसे पहले क्या था कि जो महिला आरक्षण विधेयक था, इस पे चर्चा सबसे पहले की गई थी 1996 में। किसके द्वारा, किसके कार्यकाल में, जो प्रधानमंत्री अटल जी थे, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके कार्यकाल से ही ये मतलब शुरू हो गई थी चर्चा। शुरू सबसे पहले 1996 में हुई थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में, 1996 में, ठीक है। और जनरल क्या था कि उस टाइम बहुमत नहीं था, तो इसलिए विधेयक क्या था, मंजूर नहीं हो पाया था। और इसके अलावा भी हम प्रयास अगर देखें तो 1996 में पहला मतलब महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था। फिर उसके बाद में 1998 से 2003 के बीच में भी 4 बार ये विधेयक पेश किया गया, लेकिन पारित नहीं हो सका था। और उसके बाद में 2009 में बहुत सारे विरोध मतलब सरकार में इसके थे,
लेकिन फिर भी ये विधेयक पेश किया गया, लेकिन नहीं पारित हुआ। और इसके बाद में 2010 में क्या था, केंद्रीय मंत्रिमंडल से और राज्यसभा द्वारा, मतलब केंद्रीय मंत्रिमंडल मतलब प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों द्वारा तो ये था पारित, लेकिन बाद में क्या था, लोकसभा में ये पारित नहीं हुआ। और इसके बाद में 2014 में विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन उस टाइम भी पेश नहीं किया गया था। इसलिए आप देख सकते हैं कि 1996, 98 से 2003 और फिर 2009, 2010 और फिर 2014 एक इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद में मतलब पारित नहीं हुआ, लेकिन अभी बिल्कुल ही एकदम अचानक से ही ये आया और पारित कर दिया गया इसको। लेकिन लागू होने को लेके इसको बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, जिसको आज हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए लोकसभा में क्या था, मतलब जैसे कि इसकी नीड्स क्या थी उसको देखते हैं कि लोकसभा में कितनी सांसद थी महिला, 82 मतलब 15.2%, और राज्यसभा में 31 मतलब 13%, 245 टोटल सीटें हैं और 545 लोकसभा में सीटें। और जबकि पहली जो लोकसभा थी उसमें कितना था कि 5% के बाद में ये संख्या मतलब अभी तक बढ़ गई है काफ़ी, लेकिन आप और कंट्री की तुलना में जब देखेंगे तो ये संख्या काफ़ी कम है। जैसे कि आप संयुक्त राष्ट्र महिला आंकड़े जो हैं उनके अकॉर्डिंग देखते हैं तो रवांडा नाम से जो जगह है वहाँ पे 61% है, क्यूबा में 53% है और निकारागुआ में 52, और महिला प्रतिनिधित्व में ये 3 मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व वाले देश हैं कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है। और इवन आप देखेंगे कि हमसे ज़्यादा पाकिस्तान में और बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में 21% है और पाकिस्तान में 21%। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या क्या है कि ये किस तरह से निचले सदन में महिलाओं को आरक्षण देता है। निचले सदन का मतलब है लोकसभा में। ठीक है, तो इसमें क्या है, आर्टिकल 330A शामिल प्रावधान करने का प्रावधान, 330 हमने पढ़ा था और 330A जोड़ने का प्रावधान इसमें किया गया है कि 330A इसके द्वारा जोड़ा जाएगा। और ये 330A कहाँ से लिया गया है, 330 की जो प्रोविजन है उससे लिया गया है। और ये लोकसभा में SC ST मतलब जो जाति है 330 क्या करता है, SC ST के आरक्षण के बारे में बताता है। हमने 330 डिस्कस किया है, आप सबको याद भी होगा। ठीक है, तो 330A जोड़ के इसको मतलब प्रोविजन प्रावधान में लिख दिया जाएगा। और इसमें ये प्रावधान किया गया है कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जो निर्वाचन क्षेत्र हैं उनमें रोटेशन द्वारा दिए जाएंगे। देखिए रोटेशन का मतलब ये है कि जैसे एक एरिया है, ठीक है, उसमें कई क्षेत्र हैं, तो इस तरह से रोटेशन इसका मतलब ये है कि अगर इस बार महिला उम्मीदवार यहाँ पे सीट रख दी गई है रिजर्व, तो अगली बार इसमें रख दी जाएगी, फिर उसके बाद इसमें रख दी जाएगी, फिर इसमें, तो रोटेशन के साथ में महिला सीटों को दिया जाएगा। ठीक है, मतलब इस आरक्षण का आवंटन कैसे होगा निर्वाचनों में कि रोटेशन के थ्रू ये आवंटित किया जाएगा। ठीक है, और SC ST के लिए जो आरक्षित सीटें हैं जो हैं विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने की मांग भी इसमें की गई है कि जो SC ST जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में कि विधेयक में जो SC ST के लिए जो आरक्षण है उसमें विधेयक में रोटेशन के आधार पर महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की मांग की इसमें की गई है। ठीक है, और जैसे 330A जोड़कर क्या किया जाएगा, लोकसभा में निचले सदन में कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसी तरह राज्य विधानसभा में जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा। अब एक बात बताइए, जैसे मैंने आपको बताया कि 330A बता दिया है लोकसभा में और 330 हमने पढ़ा था, तो आप ये बताइए कि राज्यसभा में जोड़ने के लिए कौन सा प्रोविजन जोड़ना होगा। 330 हमने देख लिया है और 330 के साथ में 330A जोड़ रहे हैं, तो अब आप ये बताएंगे कि राज्य विधानसभाओं में अगर प्रोविजन इनको लिखने हैं गवर्नमेंट को, तो कहाँ लिखेगी, कौन सा आर्टिकल जोड़ने का प्रोविजन बनाया जाएगा, बताइए। क्योंकि देखिए 330 आपसे पढ़ा था, आपने पढ़ा था, इसलिए 330A का प्रोविजन मैंने आपको बताया। अब आप ये बताएंगे कि राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रोविजन जोड़ने के लिए कौन सा आर्टिकल एड ऑन किया जाएगा।
दीक्षा जी को और रईशा जी का आंसर है 332A। बिल्कुल, क्या जोड़ा जाएगा? 332A जोड़ा जाएगा। इस विधेयक में इस बिल में प्रोविजन किया गया है कि 332A मतलब प्रस्तुत करता है ये, जो क्या करेगा, विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य बनाता है कि विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित होंगी। और इसके अलावा SC ST के लिए जो आरक्षित सीटों में से 1/3 महिलाओं के लिए आवंटित की जानी चाहिए। ठीक है, कि SC ST में से 1/3 महिलाओं की होंगी। मतलब इसका मतलब ये है कि महिलाओं के लिए 1/3 है, तो जो सीटें SC ST के लिए रिजर्व है, समझ लीजिए कहीं 10 सीटें SC ST के लिए हैं, तो फिर उस 10 में से कितना होगा? 1/3 महिलाओं का होगा। इसका मतलब ये है कि महिलाओं के लिए भी SC ST जो एरिया है, जो SC ST कंप्लीट रिजर्वेशन है, उसमें से 1/3 किसको दे दिया जाएगा? महिलाओं को। देखिए ये अभी 33% दिया गया है, और इसका विरोध करने वालों का कहना है कि जब हम 50% को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर आरक्षण भी 50% ही होना चाहिए था। तो देखिए इसका रीजन ये है कि जो 33% दिया गया है वो ये है रीजन, क्योंकि देखिए 100 में से जैसे 33 रिजर्व्ड है, तो ये तो आएंगे ही आएंगे, कि 33 तो आना ही लेना ही रिजर्व्ड ही है, कि 33 तो देंगे देंगे। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर 33 जब होंगे, देखिए 100 में से अगर 33 चुनाव क्षेत्रों पे अगर ये होती हैं, ठीक है 33, तो जनरल बिना आरक्षण के लिए भी तो ऐसा होता है कि महिलाएं होती हैं, तो समझ लीजिए 10 और आ गई। 33 प्लस 10 नॉर्मल वे में भी तो हो सकती है, कितना हो गया? 43। और अगर 50% आरक्षण दे दिया जाता है, तो अगर समझ लीजिए 30 महिलाएं और आ जाती 30 जगह, तो कितना हो जाएगा? 80%। इसलिए ये जो कंडीशन है, इसको सही रखने के लिए क्या किया गया है? इसको 33% किया गया है, 1/3। ठीक है, और इसके अलावा जो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली है, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण के लिए व्यवस्था के लिए कौन सा खंड जोड़ा जाएगा? क्योंकि 239AA वो क्या प्रोविजन करता है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को उसके प्रशासनिक और विधायी कार्य के संबंध में राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विशेष दर्जा देता है। कौन? 239AA। तो इसलिए इस विधेयक से जुड़े प्रावधानों को जोड़ने के लिए उसमें जोड़ा जाएगा 339A(a)(2)(b)। क्या जोड़ा जाएगा? इसमें ऐड कर दिया जाएगा 239AA, 239, और ये ध्यान रखना कि ये कैपिटल है दोनों, 2D, ये इसमें जोड़ दिया जाएगा। कहां के लिए? 239AA(2)(b)। और ये संशोधन करके क्या कर दिया जाएगा? इसको की संसद द्वारा बनाए गए कानून दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत भी लागू होंगे। ये प्रोविजन इसको जोड़ के कर दिए जाएंगे, क्योंकि जो 239AA है वो दिल्ली को जो स्पेसिफिक जो स्थिति है कि उसके जो राष्ट्रीय राजधानी के रूप में जो विशेष दर्जा देता है वो है। तो इसके लिए कि संसद द्वारा बनाया गया जो लॉ है वो भी इस पे लागू होगा, उसके लिए क्या कर दिया गया? 239AA(2)(b) जोड़ दिया गया है। ठीक है, और एक नया आर्टिकल इससे इसको प्रभावी बनाने के लिए और जोड़ा जाएगा। वो क्या है? आरक्षण देखिए मेनली कहां से जुड़ता है? 334 से। तो इस एक और आर्टिकल जोड़ा जाएगा, क्या? 334A। देखिए आपको मैं एक बात समझाती हूं कि मोस्ट प्रोबेबली जब चीज कैपिटल होती है तो वो एक नया आर्टिकल बनता है, जैसे 334A। 334A का मतलब क्या है? ये नया आर्टिकल है, एग्जिस्टेंस इसकी क्या होगी? 334 से अलग होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जनरली अगर 334 के अंदर ही प्रोविजन डाला जाता तो फिर वो कैपिटल नहीं होता है, वो ये होता है A, स्मॉल लेटर में A लिखा जाता है तो वो उसके अंदर ही एड ऑन होता है। लेकिन अगर 334A लिखा गया है तो वो नया प्रोविजन होगा। ठीक है, ये 334A नया प्रोविजन है। नहीं तो जैसे कि 334 एक है, तो जैसे कि जुड़ेगा 334
एक ए वो इसके अंदर ही होता है तो इस तरह जुड़ता है, लेकिन अलग अलग से जुड़ता है तो 334 और कैपिटल ए के साथ में जुड़ेगा, इस तरह नया प्रोविजन जुड़ेगा तब। और हर लॉ में, हर जगह जो जहां पे भी जितने लॉज इंडिया में है उनमें यही सिस्टम है, ठीक है। समझ में आ गया सबको? 334A है, जब ये विधेयक लागू हो जाएगा तो लागू कब होगा? जब जनगणना होगी, नेक्स्ट जनगणना जब प्रकाशित हो जाएगी और तब ये आरक्षण क्या होगा? प्रभावी होगा। और जनगणना के आधार पर क्या किया जाएगा? सीटें मतलब परिसीमन किया जाएगा कि कितना एरिया कौन सा है, क्या है क्या है, पूरा परिसीमन होगा। उसके बाद में सीटें आवंटित की जाएगी, क्योंकि देखिए एक जनसंख्या में भी पिछले काफी समय से बढ़ोतरी हुई है, तो क्षेत्र उस हिसाब से फिर बांटे जाएंगे। तो परिसीमन के बाद में क्या होगा? ये आरक्षण लागू होगा। जो इसके लागू होने के बारे में जो कंफ्यूजन है वो ये है कि जो नेक्स्ट जब भी जनगणना होगी उसके बाद में ये लागू प्रभावी होगा, क्योंकि जनगणना होगी, पता चलेगा कि कहाँ कितना परिसीमन होगा, कि कितना एरिया कौन सा है, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? आरक्षित सीटें को जो सीटें होंगी वो बताई जाएंगी, उनका आवंटन किया जाएगा। शुरुआती तौर पर ये क्या है? 15 साल के लिए दिया गया है, और मतलब जनरल वही प्रोविजन है कि ये 15 साल के लिए दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में क्या है? जो संसद निर्धारित करेगी तिथि उसके अकॉर्डिंग ये चलता चला जाएगा। और जो रोटेशन वाला सिस्टम है वो ये है कि महिलाओं के लिए जो आरक्षित सीटें हैं वो परिसीमन के बाद में रोटेट की जाएंगी, जैसा कि संसद मतलब कानून बनाएगा, जैसे निर्धारण किया जाएगा। रोटेशन कैसे? कि इस क्षेत्र में इस बार, इस क्षेत्र में इस बार, इस क्षेत्र में इस बार, इस क्षेत्र में, रोटेशन फाइनलाइज किया जाएगा कि किस तरह से रोटेशन से सीटें आवंटित की जाएंगी, ठीक है। और देखिए जब कोई विधेयक आता है, कोई भी विधेयक आएगा तो जितने लोग उसके पक्षधर होते हैं उतने ही उसके विपक्ष में भी लोग होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में ये कहा गया है कि जो कि ये कहा इस एक्ट को आप क्या कर रहे हैं? जनगणना के बाद लागू कर रहे हैं। तो जो वर्तमान जो चुनाव चक्र है उसमें उससे पहले इसकी घोषणा किया जाना, मतलब एक तरह से इसको इस तरह से विरोध इसका किया जा रहा है कि लोगों को ये लगता है कि जो चुनाव है उसमें बेनिफिशियरी पॉइंट के तौर पर इसका उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि देखिए लागू ये अभी नहीं हो रहा है लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई है। क्योंकि देखिए मोस्ट प्रोबेबली आप जब ये आरक्षण लागू हुआ है तो देखिए लोगों को अभी तक ये समझ में भी नहीं आया है कि ये कौन सा आरक्षण है लोकसभा में सीटों के रिलेटेड, मतलब क्योंकि देखिए बहुत सारी जनता है जो कंप्लीटली लिटरेट नहीं है, लोगों को नहीं पता है। आप घर में देखते हैं, न्यूज़ सुनते हैं तो घर में हर तरह का वर्ग है, जो लिटरेट है, इलिटरेट है, जिनको लोगों को जानकारी नहीं है। तो न्यूज़ सुनते हैं तो क्या लगता है कि आरक्षण महिला, जैसे कि कुछ घर में औरत पुरुष ऐसे होते हैं कि लगेगा हाँ अब हमारी बेटियों की जॉब और अच्छे से लग जाएगी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि किस तरह से ये किस क्षेत्र के लिए लाया गया है। तो इस तरह से इसके मतलब एक तो ये बोला गया है कि इस चुनाव चक्र में लागू ही नहीं हो रहा है, जनगणना के बाद लागू हो रहा है, तो इसका अभी इसकी घोषणा का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो हिस्सा मिलना चाहिए वो अभी मिलेगा ही नहीं किसी को, जिस मतलब औरतों का जो प्रतिनिधित्व है वो अभी है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये एक रीजन है इसका विरोध का तर्क है कि यह चुनाव के चक्र को निर्दिष्ट नहीं करता है और जिससे महिलाओं में उसका उचित हिस्सा, महिलाओं को उनका उचित हिस्सा इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो इसका विरोध का आधार ये है कि वर्तमान विधेयक राज्यसभा और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण प्रदान नहीं करता है। क्या है कि राज्यसभा में विधेयक आरक्षण, क्योंकि देखिए ये कहाँ मिल रहा है? राज्य विधानसभाओं में और लोकसभा में। तो ये कहना है कि जो राज्यसभा है और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं को आरक्षण इससे नहीं मिल रहा है, तो राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह ही, मतलब लोकसभा में तो फिर भी प्रतिनिधित्व ठीक है, लेकिन राज्यसभा में क्या है? महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो प्रतिनिधित्व एक आदर्श है जो निचले और ऊपरी दोनों सदन में प्रतिबिंबित होना चाहिए। तो आप ये कर रहे हैं कि एक सदन में तो आप दे रहे हैं और एक सदन में नहीं दे रहे हैं, मतलब एक समानता की स्थिति इसमें देखने को नहीं मिल रही है। ये बात इसके बारे में कही जा रही है, ठीक है। और ये पेश किया गया था 19 सितंबर को, 19 सितंबर 2023 को लोकसभा में ये प्रस्तुत किया गया था। कौन सा था ये? 128वां संविधान संशोधन बिल 2023 था,
ठीक है। और अगर आप इसको थोड़ा सा, अगर इसमें आप एक चीज और देखें कि इसका मतलब अगर, क्योंकि देखिए मैं आपको ये चीज इसलिए बता रही हूं क्योंकि क्वेश्चन आपसे कनेक्ट करके पूछे जाएंगे। तो हो सकता है महिला आरक्षण विधेयक पूछने के बजाय आपसे ये पूछ ले कि इस आरक्षण को देने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि देखिए जब मैंने आपको शुरुआत में आपको ये बोला था कि आपको चीजें कनेक्ट करनी पड़ेगी, तो आपसे मानसिक स्थिति से, आरक्षण के उद्देश्य से इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए आज जो वर्तमान में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें अगर बहुत सारे जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी विभिन्न समूह हैं, उनका अगर आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं होता है तो जो नीति निर्माण की स्थिति है उसको प्रभावित करने की क्षमता सीमित होती है। मतलब जैसे कि सबका प्रतिनिधित्व हो एक मतलब नीति निर्माण में, तो उससे ये होगा कि सबका प्रतिनिधित्व होने से नीति निर्माण प्रभावित होगा, हर ग्रुप से, हर समूह से, हर समूह का योगदान है तो मतलब हर समूह से प्रभावित होगा। और अगर नहीं होता है तो फिर जनरली अगर कुछ ग्रुप, अगर कुछ लोग ही अगर डोमिनेट बन जाएंगे तो फिर वो उनके अकॉर्डिंग ही नीति निर्माण होगा और वो सबके लिए लाभदायक नहीं होगा। इसलिए महिलाओं के साथ होने वाले सब प्रकार के जो भेदभाव हैं उनके उन्मूलन को लेकर एक क्या है, कन्वेंशन हुआ है, कन्वेंशन का प्रावधान है। तो राजनीतिक और जो सार्वजनिक लाइफ है, मतलब पब्लिक और जो पॉलिटिकल लाइफ है, उसमें जो लेडीज हैं उनके साथ जो उन्मूलन होता है उसको लेकर मतलब प्रोविजन जो बने, मतलब कन्वेंशन जो हुआ है, भारत ने हालांकि उसमें सिग्नेचर किए हैं, लेकिन फिर भी सिग्नेचर होने के बावजूद भी आप एक नॉर्मल जो कंडीशन है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। मतलब देखिए कि महिला सांसदों की संख्या जो पहली लोकसभा थी उसमें 5% थी और अब 17वीं तक बढ़कर कितनी हुई, ज्यादा से ज्यादा 15% हो गई है। बहुत बड़ा चेंज तो नहीं है ये, इसलिए अभी जो संख्या है वो बहुत कम है। और पंचायत में महिला आरक्षण के प्रभावों पर 2003 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें पता चल रहा था कि जो आरक्षण के तहत मतलब जो महिलाएं आई हैं, महिला कल्याण के तहत जो मतलब औरतें आई हैं आगे, वो बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। और कार्मिक में, लोक शिकायतों के मामलों में, कानून के मामलों में, और एक न्याय संबंधी एक स्टैंडिंग कमेटी बनी है 2009 में, उसने भी ये मतलब कहा है कि जो महिलाओं के लिए जो सीटें आरक्षित है उसकी वजह से जो औरतें आई हैं उनका क्या हो रहा है, जो योगदान है महिलाओं का वो बहुत सार्थक नजर आ रहा है, क्योंकि काम जिस तरह से वो कर रही हैं महिलाओं के लिए। क्योंकि देखिए अगर आप किसी ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले ड्यूटी है आप उसके लिए काम करें। तो ये देखने को, और ये जो स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने ये कहा है कि इनके द्वारा एक स्पेसिफिक महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है। और ये भी मतलब पहले ये कहा गया था, इस कमेटी के द्वारा ये चिंता जताई गई थी कि जो महिलाएं हैं वो सिर्फ प्रॉक्सी बन के रह जाएंगी। देखिए प्रॉक्सी मतलब ये होता है, आईपीसी में इसको एक लेके प्रोविजन भी है। प्रॉक्सी मतलब ये होता है कि कोई काम करने वाले, जैसे कि समझ लीजिए प्रॉक्सी को हम एक बहुत इजी से एग्जांपल से समझते हैं कि मैं जैसे वोटर हूँ कहीं पे, और मैं जैसे वहां पे प्रेजेंट नहीं हूं, तो मेरे स्थान पर कोई और वोट दे दे, तो जो वो कोई और वोट देता है वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉक्सी हो जाएगा। तो इसलिए ये जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसका ये कहना था कि अगर महिलाएं इस तरह से मतलब सरपंच में, पंचायत में अगर रहती हैं तो वो सिर्फ प्रॉक्सी बन के रह जाएंगी। मतलब क्या होगा, पुरुष ही काम करेंगे, लेकिन वो सिर्फ क्या करेंगी, चुनाव में खड़ी होंगी और चुनाव जीतेंगी, और काम कौन करेगा, पुरुष। लेकिन इसके बाद में ये स्थिति देखने को नहीं मिली है। महिलाओं को बहुत मतलब उनमें जो उनका जो सशक्तिकरण है वो काफी देखने को मिला है। तो इसी तरह से जिस तरह से इसके मतलब इसके पक्ष में तर्क है लोगों के, इसी तरह इसके विपक्ष में भी तर्क देखने को मिलते हैं। हाँ यही मान लीजिए, क्योंकि देखिए आगे जो आरक्षण की नीति के विरोध करने वाले लोग हैं उनका भी मतलब ये मतलब जैसे कि इसके पक्षधर हैं उनका अलग तर्क है, और इसके विपक्ष में भी तो लोग हैं तो उनके अलग तर्क हैं। तो उनका मानना यह है कि जो महिलाओं के लिए अलग से निर्वाचन जो क्षेत्र न केवल उनके दृष्टिकोण को संकीर्ण करेंगे, बल्कि क्या करेंगे, उनको गैर बराबरी की जो स्थिति है उसको कायम करेंगे। क्योंकि मतलब ये माना जाएगा कि योग्यता के आधार पर जो प्रतिस्पर्धा है, मतलब कि
आपका योग्य होना जरूरी है, आप स्त्री हैं या पुरुष कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जो इस आरक्षण के विरोधी है उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जो योग्यता आधारित प्रतिस्पर्धा है उसमें ये सेट नहीं होती है पर आरक्षण व्यवस्था। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि संविधान सभा में रेणुका रे नाम से एक लेडी थी और उन्होंने सीटें आरक्षित करने के खिलाफ में उन्होंने तर्क दिया था कि जब महिलाओं का सीटों का आरक्षण होता है तो सामान्य सीटों के लिए उन पर आमतौर पर विचार ही नहीं किया जाता, चाहे वे कितनी भी काबिल क्यों ना हो। मतलब क्षमता, इसका मतलब यह है कि सिर्फ क्षमता पर ध्यान दिया जाए तो महिलाओं को अधिक मौके मिलेंगे। मतलब कि उनका कहने का मतलब यह था कि अगर सिर्फ आरक्षित के स्थान पर अगर महिला को लाया जा रहा है तो उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो बाहर नहीं आएंगी। अगर जनरल रखा जाए, कोई आरक्षण नहीं रखा जाए, लेकिन महिलाओं की जो स्थिति है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो खुद ब खुद नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें ही वो उस सीट पे आए। क्योंकि देखिए, क्योंकि जब आप एक आरक्षित वर्ग के तहत उस सीट पर आएंगी तो आपको उतना आप में एबिलिटी नहीं मानी जाएगी कि आप सही में उस सीट के लिए और जो आप काम कर रही हैं वो इतना एबल है क्या। क्योंकि जब आरक्षित का ठप्पा लग जाएगा, आप उस आरक्षित होने के कारण आप उस सीट पे आई हैं, तो जो लोगों का नजरिया है वो सही नहीं रहेगा। देखिए आप उनकी बात को जब सुने तो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि जब महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण होता है तो सामान्य सीटों के लिए उन पर आमतौर पर विचार ही नहीं किया जाता। कि देखिए अगर जैसे देखिए 10 सीटें हैं, ठीक है, 10 में से 2 क्या हैं, 2 सीटें तो आरक्षित हैं, तो इन 2 पे तो चलो वो आ जाएंगी, लेकिन जो बची है ना उन 8 पे उनके लिए विचार ही नहीं किया जाएगा कि इन पे भी कोई लेडी आ सकती है क्या, इस 8 पे भी चुनाव लड़ सकती है क्या कोई। तो उनका कहने का मतलब ये था कि तो सामान्य जो सीटें हैं उन पर उनके लिए बारे में विचार ही नहीं किया जाता, चाहे वे कितनी भी काबिल क्यों ना हो। क्योंकि इन 2 पे अगर महिलाएं आ गई है तो लोगों को क्या सोचना होता है, 2 पे तो आ गई है, इन पे क्या जरूरत है। अगर इस क्षेत्र में बहुत अगर काबिल महिलाएं भी होंगी तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो इसलिए उनका मानना यह था कि सिर्फ क्षमता पर ध्यान दिया जाए तो महिलाओं को अधिक मौके मिलेंगे। कितनी अच्छी बात रेणुका रे ने इसके विषय में कही थी। इसी को कहते हैं कि अगर आप किसी का विरोध भी करते हैं तो आपके तर्क बहुत लॉजिकल होने चाहिए। देखिए रेणुका रे के द्वारा विरोध किया गया था आरक्षण का, लेकिन इनका जो लॉजिक था वो बहुत ही अच्छा लॉजिक था। तो इसके अलावा एक ये भी तर्क दिया जाता है कि आरक्षण से महिलाओं का मतलब राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं होता, क्योंकि चुनावी सुधार के बड़े मुद्दे जैसे राजनीतिक अपराधीकरण है, राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और काले धन के प्रभाव को रोकने के उपायों आदि पर ध्यान ज्यादा दिया जाता है। ये मतलब इससे क्या होगा कि जब महिलाएं आ गई है तो उनका मुद्दा ही खत्म हो जाता है, ठीक है, कि हाँ भाई अब वो मतलब रिप्रेजेंट ही कर रही हैं, तो उनका क्या होता है कि जो उनसे जुड़ी हुई चीजें हैं उन पर किसी के द्वारा ध्यान ही नहीं दिया जाता है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया सबको। देखिए इस क्लास के अपलोड होने में हो सकता है आप टाइम आपको लग सकता है, तो आप इस चीज को लेके किसी तरह का स्ट्रेस ना लें। ठीक है, आज वाली क्लास को अपलोड होने में हो सकता है टाइम लगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास यहीं तक रहेगी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। और कुछ शब्दावलियां हम जो आपके सिलेबस में हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे, तो 1-2 शब्दावलियों से हो सकता है हम कल शुरुआत करें और उसके बाद में हम स्वतंत्रता का अधिकार शुरू करेंगे आर्टिकल 19 से। ओके, चलिए ठीक है, कल मिलते हैं।